अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो आज की वीडियो है, मतलब जो हमारी कल की वीडियो थी IFRS 15 की, आज वो आखिरी वीडियो होगी ताकि उसके अंदर पूरा ये एक स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाए। हमने जो पिछली वीडियो के अंदर बातें की थी वो आपके पूरे 5 स्टेप थे जो IFRS 15 के अंदर आते हैं, जो कि जिसके अंदर पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तीसरा होता है ट्रांजैक्शन प्राइस, चौथा होता है एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस और पांचवा होता है रिकग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, जो आज की पहली बात है वो होता है IFRS 15 के अंदर कुछ चीज़ें होती है जैसे कि जिस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के नाम से कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। अच्छा, जो हमने बात पढ़ी थी जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन कब होती है? जब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी तरह की मॉडिफिकेशन हो रही है, जैसे कि उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्कोप था, जो काम का स्कोप था वो बढ़ गया है, कुछ भी हो गया, कुछ चेंजेस आ गई हैं, और या तो उस काम का प्राइस चेंज हो गई है। इस तरीके की चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वो चेंज हो रही है, तो ये एक तरीके से आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन हो रही होती है। तो अब अगर तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये इस तरीके के जैसे स्कोप चेंज हो गया, काम बढ़ गया है, प्राइस चेंज हो गई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो आपके ये मॉडिफिकेशन है। अब इस मॉडिफिकेशन को, इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको जो IFRS 15 कहता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी चेंजेस को आपको एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करना होगा। टू ट्रीट इट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट इफ। अच्छा, अब जो कंडीशन है वो ये बताता है IFRS 15 कि अगर आपके स्कोप का काम बढ़ गया है, मतलब कि जो उसके अंदर गुड्स और सर्विसेज, डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज है, वो अब बढ़ गए हैं। हमने स्टेप 2 के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर ये वर्ड सुना था डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, जिसका मतलब ये सेपरेटली प्रोवाइड भी हो सकते हैं और कंज्यूमर जो है सो बेनिफिट सेपरेटली से बेनिफिट भी सेपरेटली कर सकता है। तो ये बात हमने स्टेप 2 में पढ़ी थी कि जी अगर ये इस चीज़ के अंदर, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब स्कोप ऑफ द वर्क बढ़ रहा है, और दूसरी बात के जो स्कोप बढ़ रहा है, जो काम बढ़ रहा है, उसकी जो प्राइसेस है वो भी अलग है, वो भी डिफरेंट है, जो कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब गुड्स एंड सर्विसेज से, जो गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि अब कोई चीज़ पहले 1000 यूनिट्स का ऑर्डर था, अब उन्होंने बढ़ा के 1200 कर दिए। तो एक तो 200 यूनिट्स आपका स्कोप बढ़ा रही है काम का, और जो 200 यूनिट्स है उनकी प्राइस भी अब दूसरी है। जाहिर है अगर पहले 6 महीने कोई चीज़ पे 6 महीने पहले हमने कोई ऑर्डर दिया था, उसकी प्राइस उस वक्त कुछ डिफरेंट हो सकती है, और आज जो हम ऑर्डर दे रहे हैं उसकी प्राइस कुछ डिफरेंट हो सकती है। तो मतलब जो आपके एडिशनल गुड्स है, एडिशनल सर्विसेज जो भी है, उनकी मार्केट में अब स्टैंड अलोन प्राइस डिफरेंस है। तो मतलब उसकी जो स्टैंड अलोन प्राइस है उन एडिशनल गुड्स की, वो रिफ्लेक्ट कर रही है मार्केट प्राइस, उनकी अपनी एक स्टैंड अलोन प्राइस है। तो दो चीज़ें बताता है, अगर तो ये दो चीज़ें एट अ टाइम एग्जिस्ट कर रही हो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन होते हुए, तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली ट्रीट करना होगा। मैं ये दो बातें यहाँ पे लिख देता हूँ। द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट increases because of the addition of distinct goods or services। एक ये बात आ गई, और एक आ रही है आपकी दूसरी बात, the price increase by an amount that reflects the stand-alone price of the additional goods and services। अगर ये दोनों बातें एट अ टाइम एग्जिस्ट कर रही होगी
अगर ये दोनों बातें एट अ टाइम एग्जिस्ट कर रही होगी तो हमें एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट इनको ट्रीट करना होगा। इस बात को हमें दिमाग में रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट का, हमारे पास एक कस्टमर ने हमें 1000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया था, ठीक है, जिसकी प्राइस थी 10 रुपये, और अब उसने मज़ीद हमें 200 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है, अब उसकी प्राइस है 12 रुपये, ठीक है। अब ज़ाहिर है स्कोप ऑफ द वर्क भी इंक्रीज हो गया, और जो इंक्रीज हुए हैं यूनिट्स उनकी एक स्टैंड अलोन प्राइस है मार्केट में। अगर तो अब ये जो हमें 1000 यूनिट्स है ये तो एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, और अब ये जो 200 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें बाय द ईयर एंड हमें उसने कहा कि भाई उसने 900 यूनिट डिलीवर्ड कर दिए हैं, ठीक है, तो कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा? तो उस वक्त तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 1000 इंटू 10, ठीक है, जो कि आपका 10,000 का हमारा बाय द ईयर एंड रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाएगा। अगर तो वो कहता है कि भाई जैसे अब उसने 1100 यूनिट डिलीवर्ड कर दिए हैं बाय द ईयर एंड, तो हम क्या रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे? तो भाई जो कॉन्ट्रैक्ट था आपका वो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 का अलग, और ये वाला जो रेवेन्यू है इसके 100 यूनिट डिलीवर हो गए हैं अगर बाय द ईयर एंड, तो बस हम इसका अलग रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमें एक बात दिमाग में रखनी है। अच्छा, व्हाट इफ कि भाई अगर इसमें से कोई एक कंडीशन मिसिंग हो, जैसे कि या तो वो डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज ना हो, या तो उनकी प्राइस स्टैंड अलोन जो प्राइसेस है वो स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट ना कर रही हो, तो उसको कैसे हम अकाउंट फॉर करेंगे, इसको कैसे ट्रीट करेंगे? अगर जो एडिशनल गुड्स या जो इंक्रीज हो रहा है स्कोप ऑफ द वर्क में, अगर स्कोप ऑफ द वर्क में इंक्रीज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज एडिशनली इंक्रीज हो रहे हैं जो कि डिस्टिंक्ट है आपके एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज से, सही है। अगर तो वो डिस्टिंक्ट है तो, और उनकी प्राइसेस भले फिर वो रिफ्लेक्ट ना कर रही हो, एक कंडीशन आपकी एग्जिस्ट कर गई है कि भाई जो आपका स्कोप ऑफ द वर्क है वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, तो फिर आप क्या करेंगे? जो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको आप क्या कर देंगे? टर्मिनेट। उसको आप क्या कर देंगे? टर्मिनेट। अब आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, अब आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। अब जैसे कि अब आपको उसमें क्या करना होगा? जो आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट्स का था, जिसमें से आपने 600 डिलीवर कर दिए थे 10 की प्राइस पे, तो वो 600 तो 10 की प्राइस पे निकल गया। अगर अब नया कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो फिर आपकी जो ट्रांजैक्शन प्राइस होगी ना, फिर उसकी अब जो भी प्राइस हो वो स्टैंड अलोन हो कि नहीं हो, फिर आपको उसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। अब नई प्राइस आपको एक एवरेज की बेसिस पे बनाना होगा कि अगर जो पुराने 400 यूनिट्स के अगर वो 10 की प्राइस पे थे, और अगर कोई नए 200 यूनिट्स आ गए उसकी प्राइस 9 है, तो उनको दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय जो भी टोटल यूनिट्स हो रहे हैं उसको एवरेज आउट करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ, द ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर दिस न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज द टोटल the original consideration अनरेकग्नाइज, मतलब जो तो अगर तो कुछ यूनिट डिलीवर्ड हो गए होंगे तो वो तो चले गए, उसको तो छोड़ दो, जो रह गए होंगे वो वाली बात हो रही है। ओरिजिनल कंसिडरेशन अनरेकग्नाइज, जो अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुए, उनकी रेवेन्यू, उनकी ट्रांजैक्शन प्राइस, और जो मजीद एडिशनल आ रहे होंगे द एडिशन या द एडिशनल कंसिडरेशन प्रॉमिस फ्रॉम द मॉडिफिकेशन,
अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ कि भाई हमें ऑर्डर मिला था 1000 यूनिट्स का, ठीक है। हमें क्या मिला था, ऑर्डर मिला था 1000 यूनिट्स का, जिसकी उस वक्त प्राइस थी 10 रुपये, और हमें अब मज़ीद ऑर्डर मिल गया है 500 यूनिट्स का, सही है, जिसकी प्राइस है अब 8 रुपये, ठीक है, जो भी है प्राइस है। हमने अब ये जो हमें 1000 यूनिट्स का ऑर्डर मिला था, ये हमें 8 मंथ्स के अंदर ख़त्म करना था। अब बाय द 4 मंथ एंड हमने 600 यूनिट डिलीवर्ड कर दिए, ठीक है। अब ये डिलीवर्ड हो गए 600 यूनिट्स। अब हमें 600 यूनिट डिलीवर्ड होने के बाद हमें अब 500 का नया ऑर्डर मिला है, मतलब टोटल 1500 यूनिट्स का हमारे पास ऑर्डर है, जिसमें से हमने 600 डिलीवर्ड कर दिए। अब जो 600 डिलीवर्ड हो गए हैं, सही है, वो तो उसका रेवेन्यू हमारे पास आ गया। अब हमारे पास, अब समझो ईयर एंड हो गया। अब ईयर एंड पे पूछ रहा है कि भाई अगर आपने ईयर एंड पे 1000 यूनिट्स डिलीवर्ड कर दिए हैं तो उसका रेवेन्यू आप क्या रिकग्नाइज करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई इसके अंदर अब जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। जिस दिन हमें नया ऑर्डर मिलेगा उस दिन एग्जिस्टिंग ऑर्डर टर्मिनेट हो जाएगा और एक नया ऑर्डर बन रहा होगा। मतलब 6 मंथ्स का ऑर्डर था, ठीक है, जो कि 1000 यूनिट्स थे 10 रुपये पे, और 4th मंथ पे 4 मंथ कंप्लीट हो गए हमारे, जिस दिन हमने 600 यूनिट डिलीवर्ड कर दिए थे, और इसी दिन हमें एक नया ऑर्डर मिल गया है 500 यूनिट एक्स्ट्रा का, जिसकी प्राइस है 8 रुपये। अब हमें ईयर एंड हमारा हो चुका है और ईयर एंड पे हमने अभी तक 1000 यूनिट डिलीवर्ड कर दिए हैं 15 में से, क्योंकि 1500 टोटल हो गए। अब वो पूछता है कि भाई आप ईयर एंड पे क्या रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। तो हम सबसे पहले ये कह देंगे भाई जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था मॉडिफिकेशन होने से पहले, उस वक्त का हमारे पास ये रेवेन्यू एक तो 6000 आ गया। अब हमने पढ़ा था कि भाई अब जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हो गया तो हम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे और एक नई ट्रांजैक्शन प्राइस से एक नया रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन प्राइस, मतलब एक नई, मतलब जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू था दोनों यूनिट्स की जो ट्रांजैक्शन प्राइस थी उसको एक रेवेन्यू बना के एवरेज आउट करके नए यूनिट्स पे, टोटल यूनिट्स पे करके एक नई ट्रांजैक्शन प्राइस बनाएंगे। अब जैसे कि हमारे 400 यूनिट इसके रह गए थे पुराने वाले ऑर्डर में से, ठीक है, जिसकी प्राइस थी 10, और जो नया यूनिट्स हमें ऑर्डर मिला है उसकी प्राइस है 8। तो ये हो जाएंगे आपके 4000, और आपके नए उसके जो वैल्यू आई है उसके भी वैल्यू हो गई 4000 रुपये। टोटल आपके बन गए अब ये 8000 रुपये, और जो टोटल यूनिट्स हो गए हैं अब ये हो गए 900। तो अब एक नई ट्रांजैक्शन प्राइस जो यूनिट्स के लिए अब हमें मिल जाएगी, अब उसको टोटल यूनिट से डिवाइड करके मिलेगी, जो कि आपके पास आ रही है 8.88। अच्छा, अब हमने बाय द ईयर एंड 1000 यूनिट्स डिलीवर्ड की, जिसमें से 600 पुराने थे, सही है, और अब बाकी जो बचे 400 वो एक नए कॉन्ट्रैक्ट टोटल टर्मिनेट होके कॉन्ट्रैक्ट से मिल रहा है। तो ये 400 का जो रेवेन्यू होगा वो 8.88 से होगा, जो कि आपका बन रहा है 3555, और जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था इसके आपके पैसे आ गए यहाँ पे 6000 रुपये। तो जो टोटल रेवेन्यू हम रिकग्नाइज करेंगे एट द ईयर एंड वो होगा 9555, ठीक है। एक ये बात आ गई यहाँ पर। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है जिसके अंदर होता क्या है, जैसे अब हमने पिछली चीज़ में तो पढ़ा था कि भाई जो अब एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोवाइड करती है, लेकिन शायद उसकी रिफ्लेक्ट जो प्राइसेस हो वो स्टैंडर्ड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट ना कर रही हो। तो मतलब उसमें से कोई भी एक कंडीशन मीट कर रही थी, एक कंडीशन मीट नहीं कर रही थी। अब एक और सिनेरियो होता है कि भाई जो उन्होंने गुड्स एंड सर्विस अगर काम बढ़ाया है, मतलब काम एक एडिशनल काम इस तरीके से नहीं कि वो स्कोप ऑफ द वर्क बढ़ा रहा हो। आपने जैसे कि एग्जाम्पल होती है, आपने किसी को घर बनाने का अपना काम दिया, अब वो पूरा घर तो बना रहा है, आपने पहले उसको बोला था कि भाई मेरे हर रूम के अंदर आप टाइल्स लगाना। अब आपने क्या बोला कि आप टाइल्स ना करें, आप मेरे हर रूम के अंदर फ्लोरिंग कर दें। तो आप एक तरीके से अपने काम के अंदर ही ऑल्ट्रेशन करा रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे कि उसको
जो एडिशनल जो आपने काम बताया वो एक एडिशनल काम है, मतलब वो एक डिस्टिंक्ट काम है, कोई डिस्टिंक्ट गुड्स है, कोई डिस्टिंक्ट सर्विसेज है। मतलब जो हमने स्टेप 2 के अंदर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब उसमें पढ़ी थी, डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज की जो डेफिनेशन थी, उसमें कहता था कि भाई वो प्रोवाइडेड सेपरेटली भी होना चाहिए और वो बेनिफिट सेपरेटली भी होना चाहिए। तो भाई ये एक काम है, ये एक हमें कोई एडिशनल फायदा नहीं दे रहा। मतलब हमने बोला था कि भाई उसको फ्लोरिंग कर, पैलेटाइज बोला था, फ्लोरिंग कर दी है। तो अब इसके अंदर कोई डिस्टिंक्ट एडिशनल कोई बहुत बड़ा कोई स्कोप के अंदर चेंज नहीं आ रहा काम के अंदर। हाँ कि भाई इसमें बस हमें एक बता दें कि भाई हमारी ये ख्वाहिश थी, अब आप ये चीज़ कर दें। हाँ इसके अंदर ये हो सकता है कि भाई प्राइस चेंजेस आ रही हो, कि जाहिर है पहले फ्लोरिंग शायद महंगी हो, शायद टाइल्स महंगी हो, तो आपका जो क्यूमिल रेवेन्यू होगा, वो जो प्राइस होगी वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कोई इसके अंदर मेजर स्कोप के अंदर काम नहीं आ रहा। तो ऐसी चीज़ के अंदर क्या होगा, जो आपने एडिशनल गुड्स जो भी आपने मॉडिफिकेशन की है कॉन्ट्रैक्ट की, वो होगा, वो बन जाएगी पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसके अंदर जो हमने अभी पीछे चीज़ें पढ़ी थी कि भाई जिसके अंदर दोनों कंडीशन, दैट इज डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज भी हैं और उनकी स्टैंड अलोन प्राइस है, तो हम क्या कर रहे थे, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट कर रहे थे। अगर से वो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज थी, भले फिर वो रिफ्लेक्ट ना कर रही है उसकी स्टैंड अलोन प्राइस, तो हम क्या करते थे, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते थे और एक नया कॉन्ट्रैक्ट फिर बना रहे थे, नया मतलब रिप्लेस कर रहे थे उसको नए दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से। इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ना कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ना आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होकर एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनना होगा। इसमें जो भी आपका एडिशनल गुड, जो भी आपने सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज जो आपने एडिशनल काम बोला है, क्योंकि वो स्कोप ऑफ द वर्क चेंज नहीं कर रहा, भले फिर उसकी वजह से कोई प्राइस चेंजेस आ रही हो, तो आपके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही अक्यूमुलेट हो जाएगा। आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस शायद फिर थोड़ी मिक्स ऊपर नीचे हो जाए, जाहिर है वो क्यूमुलेटिव रेवेन्यू बन जाएगा। कुछ मतलब आपने फ्लोरिंग का काम था, उसमें पहले 1000 रुपये लग रहे थे, अब 1200 रुपये लग रहे थे, तो आपका थोड़ा रेवेन्यू, थोड़ी ट्रांजैक्शन प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर अब जो चेंज आ रहा होगा, वो आपके मॉडिफिकेशन जो भी होगी आपकी, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को एक तो चेंज कर रही होगी, इम्पैक्ट कर रही होगी, और शायद आपका कंप्लीशन स्टेज, जो भी आपका कंप्लीशन स्टेज होगा कॉन्ट्रैक्ट का, उसको चेंज कर सकती है। मतलब पहले शायद 1 महीना लग रहा होगा, अब 1 महीने 10 दिन लग रहा होगा। स्कोप ऑफ द काम नहीं, पर ये है कि आपकी चेंजेस कर दी, जाहिर है कोई चेंज करने में कुछ टाइम चेंज हो सकता है। तो अब ये बात थी इन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सॉल्टी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 1000 प्रोडक्ट टू स्वीट फॉर $60 ईच। 1000 यूनिट्स प्रोवाइड करने का बोला है एट $60 ईच। These products are transferred over an 8-month period, ठीक है, and control passes on delivery, okay. After Salty has transferred 700 units, 700 यूनिट ट्रांसफर करने के बाद प्रोडक्ट, the contract is modified to require an additional 200 products, सही है, to be transferred। अब टोटल 1200 यूनिट्स हो गए। The price for the additional 200 product is 57, पहले थी 60, अब हो गई 57, which is a stand alone। अब ये रिफ्लेक्ट कर रही है स्टैंड अलोन। एक तो उसने बता दिया कि भाई आपका काम इंक्रीज हो रहा है, 200 प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। एक हो रहा है आपका स्टैंड अलोन प्राइस एट द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, ठीक है। बाय द रिपोर्टिंग डेट सॉल्टी हैड ट्रांसफर्ड 900 प्रोडक्ट्स इन टोटल टू स्वीट। अब इसने जो चीज़ें बताई है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हो रही है जिसमें आपका एडिशनल गुड्स प्रोवाइड हो रहे हैं, सही, तो वो डिस्टिंक्ट है, तो 200 प्रोडक्ट्स आपके इंक्रीज हो गए। सेकेंडली इसने बोला जो वो प्राइस इंक्रीज, जो यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं 200, उनकी जो प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है वो स्टैंड अलोन प्राइस है, मतलब जो $57 है वो स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हमारी इसके अंदर दो कंडीशन मीट हो रही है जो हमने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए पढ़ी थी। अब इसमें पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि भाई डिस्कस with calculation how much revenue should be recognized in relation to the above by the reporting date। अब पार्ट ए इसमें पूछा है, आप चाहे तो थोड़ी वीडियो पॉज करके इसके अंदर आप खुद भी सॉल्व कर ले, या मैं कराऊंगा तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, अब हमें डिस्कस करना है, तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुई है ये एक ऐसा सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो गुड्स है वो एडिशनल प्रोवाइड हो रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैं।
दूसरी बात, जो इसका प्राइस इंक्रीज है जो $57 है, जो भी यूनिट्स के जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 200, वो एक स्टैंड अलोन प्राइसेस है। मतलब जो हमारी दोनों कंडीशन थी फॉर अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट वो मीट हो रही है। तो अब हमने ये तो एक्सप्लेन कर दिया। अब इसने क्योंकि पूछा वो कैलकुलेशन के साथ शो करो रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज होगा, क्योंकि हमें टोटल 1200 यूनिट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, जिसमें से उसने 900 यूनिट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। क्योंकि पहले जो 1000 यूनिट थे वो $60 पे थे, तो अभी जो हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे वो $60 पे ही होगा। जो यूनिट गए होंगे 900 वो 1000 में से ही गए होंगे, सही। तो आपका जो रेवेन्यू बनेगा 54,000। अगर वो कहता कि भाई उसने 1100 यूनिट्स, अभी पूछ नहीं रहा, एक एग्जाम्पल ले रहा है, अगर 1100 यूनिट्स बोलता तो जो 1000 यूनिट थे वो तो $60 पे चले गए। जो बाकी 1100 में जो एडिशनल 100 यूनिट थे, अब उसकी प्राइस दूसरी थी जो कि 57 थी। तो हम ये कह सकते कि भाई ये 60,000 इसका रेवेन्यू आ जाएगा और हमारे पास 5700 फिर अलग 100 यूनिट्स का आएगा। फिर अगर इसने पूछा होता 1100 यूनिट तो हम ये वाला आंसर देते हैं इसको, जो कि बनता फिर हम रेवेन्यू जो रिकग्नाइज होता है वो 65,700 पे होता है, ठीक है। तो एक ये पहला पार्ट है, हमारा पहला पार्ट खत्म यहाँ होता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हम इसके अंदर देख लेते हैं। डिस्कस with calculation how much revenue should be recognized in relation to the above by the reporting date if the contract specified a price of $40 for an additional 200 units. Assume that the normal standalone selling price at the modification date is 57. आप खुद भी सोचे इसके अंदर जो हमने दूसरी चीज पढ़ी थी कि भाई अगर कोई एक सिनेरियो एक कंडीशन मिस हो। अब इसके अंदर क्या है कि भाई हाँ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज तो है ही, क्योंकि एडिशनल गुड्स है, हमें उसी मतलब हमारा स्कोप ऑफ द काम बढ़ा दिया उसने, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं किया। उसने बोला कि भाई 200 यूनिट एक्स्ट्रा चाहिए मुझे। अब जाहिर है 200 यूनिट आप मार्केट में एक तो प्रोवाइड सेपरेटली भी हो सकते हैं और हमें बेनिफिट भी इससे सेपरेटली मिल रहा है, तो डिस्टिंक्ट गुड्स तो हैं। लेकिन हमारी जो दूसरी कंडीशन है फॉर अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज जो उसकी स्टैंड अलोन प्राइस है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। इसके अंदर जो स्टैंड अलोन प्राइस है वो 57 है, लेकिन ये जो प्राइस उसको दे रहा है ये 40 इसने बोला है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाइड है मतलब 40 है, मतलब ये स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो हमारी एक कंडीशन मिस हो जाती। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, हम अपना जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करेंगे। जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा वो टर्मिनेट होगा और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसके अंदर जो यूनिट डिलीवर्ड हो गए वो तो हो गए, जो उसके रिमेनिंग यूनिट्स है उसका रेवेन्यू और जो नए एडिशनल यूनिट्स है 200 उसका रेवेन्यू बाय 40, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड किए $40, उन दोनों का रेवेन्यू मिला के टोटल जो रिमेनिंग यूनिट्स होंगे उससे डिवाइड करके जो ट्रांजैक्शन प्राइस होगी, अब ये एवरेज प्राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो एक तो हम इसमें पहले एक्सप्लेन यही करेंगे क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो स्टैंड अलोन प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो ये मॉडिफिकेशन एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि ये गुड डिस्टिंक्ट है तो इट शुड बी अकाउंट एज अ टर्मिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हमें जो उसने पूछा है, क्योंकि हमने 700 यूनिट इसको डिलीवर्ड कर दिए हैं, तो जो 700 यूनिट्स हैं वो बिफोर दी मॉडिफिकेशन थी, क्योंकि इसने यहाँ पे लिखा हुआ था कहाँ गया हैश ट्रांसफर 700 यूनिट प्रोडक्ट, उसके बाद एडिशनल यूनिट्स का हमें कॉन्ट्रैक्ट जो मॉडिफिकेशन हुई, जो 700 कॉन्ट्रैक्ट जो 700 यूनिट डिलीवर्ड हुए थे वो तो ओरिजिनल प्राइस पे हमारे चले गए। तो उसका रेवेन्यू तो आपके पास आ गया 700 इंटू 60 जो कि आपका बन रहा है 42,000। अच्छा, अब हम ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है हमने ये पढ़ा था कि टर्मिनेट करेंगे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रेवेन्यू जो कि पहले चलेगा यूनिट वो तो चलेगा, लेकिन जो उसके पुराने बचते हैं अब वो उसको हम टर्मिनेट करके एक नए कॉन्ट्रैक्ट में लेके आएंगे। अब पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से जो पुराने यूनिट्स बचते हैं वो तो आ गए एक तो 300 के, जिसकी प्राइस आएगी 300 इंटू 60 18,000, ठीक है। एक तो हमारे पास ये आ गई। अच्छा, अब हमारे पास जो एडिशनल यूनिट्स हुए थे वो थे 200 और वो किस प्राइस पे थे, वो थे 40 जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाइड थे।
8,000। अब इनका अक्यूमुलेट टोटल रेवेन्यू जो बन रहा है वो 26,000 बन रहा है, और जो हमारे अब टोटल यूनिट्स बन रहे हैं 500 बन रहे हैं। तो जो अब हमारी नई ट्रांजैक्शन प्राइस आएगी फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर एलिमिनेटिंग द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो होगी $52। अब इसमें क्या पूछा है सवाल में हमारे, बाय द रिपोर्टिंग डेट 900 यूनिट डिलीवर्ड हो गए। 700 यूनिट से जो मॉडिफिकेशन से पहले हुए थे, और मॉडिफिकेशन के बाद 200 यूनिट्स मतलब एक्स्ट्रा, टोटल 900 है तो 200 एक्स्ट्रा और यूनिट ट्रांसफर हो गए। तो अब जो 200 नए यूनिट जो डिलीवर्ड हुए थे आफ्टर मॉडिफिकेशन, उसका रेवेन्यू होगा नई ट्रांजैक्शन प्राइस जो हमने ये एवरेज निकाली उस पर रिकग्नाइज 200 इंटू 52, जो कि आपका होगा 10,400। क्योंकि इसने पूछा है बाय द रिपोर्टिंग डेट कितना टोटल रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा, तो एक तो आपकी ये अमाउंट रिकग्नाइज हो रही होगी एट द ईयर एंड, और एक ये हो रही होगी जो कि टोटल 900 यूनिट्स की बनती है। 42,000 प्लस 10,400, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू रिकग्नाइज हो रहा होगा वो होगा 52,400 फॉर द ईयर एंड। आपका ये सवाल यहाँ पे खत्म होता है। अब इसको एक दफ़ा पीछे करके वापस भी सुन लीजिएगा, खुद से भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब एक चीज़ इसके अंदर मजीद रह गई है, वो होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। एक छोटा सा ये भी टॉपिक है इसके अंदर जो कि है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। IFRS 15 कहता है कि कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो कि आपको मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए मिल रही हो वो कैपिटलाइज होगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। लेकिन हर कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कॉस्ट होती है, हर कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। उसके अंदर उसने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि कुछ ऐसी ही कॉस्ट कैपिटलाइज होंगी अगर वो ये कंडीशन मीट कर जाए, जो कि है कि भाई द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई ऐसी कॉस्ट जो कि आपको लाजमी इनकर्ड करनी है उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए। ऐसी कोई कॉस्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए इनकर्ड करनी है, वो कॉस्ट आप कैपिटलाइज करेंगे, सही। लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी कॉस्ट इंक्लूड ना हो जो कि आप हर हाल में इनकर्ड कर रहे होते, चाहे फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता या नहीं मिलता। जैसे कि आपने कोई लीगल फीस इनकर्ड की है, कोई आपने अपना लॉयर हायर, जाहिर है लॉयर तो आपने हायर किया हुआ है, वो आपने उसको भेजा किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि भाई अब ये कॉन्ट्रैक्ट लेके जाए, मतलब आपने उसको कहीं भेजा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलवा के दें। अब आप जाहिर है लॉयर आपने हायर किया, उसकी जो आप जो नॉर्मल कॉस्ट है, जो भी सैलरी पे कर रहे हैं वो तो आप पे कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो नहीं पे कर रहे ना, आपने हायर किया है उसको, आपने काम के लिए भेजा है, तो उसकी जो फीस है, जो भी आप उसको फीस सैलरी जो भी देते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो नहीं ना, आप अपने बिजनेस के लिए दे रहे हैं। तो ये कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए नहीं, तो ऐसी कॉस्ट आप इनकर्ड मतलब कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ये ऐसी कॉस्ट एक्सक्लूड हो जाएगी। सिमिलरली कोई कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब आपने कहीं बोला था, किसी कंपनी ने टेंडर ओपन किए थे कि भाई आपने अपने टेंडर भेजे, तो आपने अगर कोई टेंडर भेजने के लिए कोई इनकर्ड किए ट्रैवलिंग कॉस्ट, किसी को बोला है कि भाई ये टेंडर हमारा उधर तक ले जाओ, आप कराची में हैं, आपको बोला इस्लामाबाद में जाके टेंडर सबमिट कर दें, आप वहां तक आपने कोई ट्रैवलिंग कॉस्ट इनकर्ड की है, तो ऐसी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। क्योंकि भले फिर आप ये कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट जीते या ना जीते, ये आपको कॉस्ट इनकर्ड करनी थी, आपके लिए एक्सपेंस था। सक्सेसफुल भी हो जाए वो अलग बात है, ना भी हो अलग बात है, लेकिन ये कॉस्ट आपके लिए एक्सपेंस है, क्योंकि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए नहीं, ये तो एक मतलब एक ऐसी कॉस्ट है जो कि आपको हर हाल में, सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए दायरे हासिल करनी इनकर्ड करनी होगी। तो ऐसी कॉस्ट आपको कैपिटलाइज नहीं करने की इजाज़त है, इजाज़त नहीं है, सॉरी, मतलब नहीं इजाज़त नहीं, इजाज़त नहीं है कैपिटलाइज करने की। और एक और कंडीशन ये, मतलब एक और अगर आपको कैपिटलाइज करनी है कॉस्ट, तो उसमें बोलता है कि कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट,
अच्छा, कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग कि भाई अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है, कोई इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने कोई एक स्पेशलाइज मशीन ली है, कुछ ली है, ऐसी कॉस्ट इनकर्ड की है जो कि कोई और वो स्टैंडर्ड के अंदर कवर नहीं हो रही हो, और एंटिटी एक्सपेक्ट करती हो कि वो कॉस्ट रिकवर्ड हो जाएगी उस कॉन्ट्रैक्ट से। मतलब आपने अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई मशीन ले ली स्पेशलाइज उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और आपको एक्सपेक्ट करती है आपकी एंटिटी की जो मशीन की कॉस्ट आपने इनकर्ड की है, वो आप उस जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने मशीन ली उस कॉन्ट्रैक्ट से उस मशीन की भी कॉस्ट रिकवर्ड कर लेंगे, तो आप वो मशीन कैपिटलाइज कर दें। ऐसी कॉस्ट किसी और स्टैंडर्ड, मतलब आपने कोई इन्वेंट्री, ज़ाहिर इन्वेंट्री तो IS2 के अंदर कवर हो रही होती है, अब ज़ाहिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसकी इन्वेंट्री तो बना रहे होंगे, उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। कोई ऐसी कॉस्ट जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है, वो ही कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। अच्छा, अब जाहिर है अगर आप कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट एमोटाइज भी होगी। जाहिर है जो चीज़ से आपको बेनिफिट मिल रहा है एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट, उसका आपका एक्सपेंस भी जाहिर है प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना पड़ेगा। तो जो कैपिटलाइज हमने कॉस्ट की वो एमोटाइज भी होगी, सही है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट टाइम पीरियड पे आपको फिर आपको एमोटाइज भी करनी होगी। जो भी आपका एक्सपेंस आएगा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो कर देंगे। जैसे जैसे अब एक बात कहते हैं हम कि आप IS16 के अंदर भी पढ़ते हैं, जैसे जैसे उस मशीन से जो भी किसी भी चीज़ से आपको बेनिफिट मिल रहा हो वैसी वैसी उसका एक्सपेंस भी चार्ज हो रहा हो। तो जैसे जैसे रेवेन्यू आप रिकग्नाइज कर रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, वैसे आपको उसका एक्सपेंस, जो उस रेवेन्यू जो चीज़ हमें मदद कर रही है वो रेवेन्यू हासिल करने में, उसका एक्सपेंस भी वैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें जैसे कि जनरल कॉस्ट हो गई आपकी, कोई आपकी कॉस्ट ऑफ लेबर हो गई, कॉस्ट ऑफ वेस्टेड लेबर, मटेरियल्स, ये सब जो कॉस्ट है ये जाहिर है ये एक्सपेंस आउट ही होगी। ऐसी कॉस्ट कोई भी कैपिटलाइज नहीं हो सकती, ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट ही होगी। तो ये एक चीज़ था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के हवाले से जो कि आपको पढ़ना ज़रूरी था। अब एक इसका सवाल कर लेते हैं ताकि ये चीज़ और ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाए। इसके अंदर अब लिखा हुआ है कि स्ट्रेंजर्स ऑफर्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, इट इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट ऑन अ सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट बिड। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिड के लिए कुछ कॉस्ट इनकर्ड होती है, जिसके अंदर लिखा है एक एक्सटर्नल फीस है इनकर्ड रिसर्चिंग द पोटेंशियल कस्टमर। जैसे कि कोई आपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कोई फीस इनकर्ड की है। अब जाहिर है ये फीस, जो भी ये फीस है, फिर आपका ये जो भी कस्टमर है, जो भी इसका कॉन्ट्रैक्ट है, फिर वो सक्सेसफुल हो या ना हो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप कोई भी आप कहीं बिड लगाते हैं, वो फिर वो सक्सेसफुल हो या ना हो, ये कॉस्ट आपको इनकर्ड करनी थी, सही। क्योंकि जाहिर है अगर आपने कोई भी कस्टमर के बारे में जानना है, उसकी रिसर्च, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी, तो आपने कोई ना कोई तो फीस पे करेंगे ना, कोई मुफ्त तो काम करके नहीं देगा हमें। तो ये एक ऐसा एक्सपेंस है हमारे लिए, जाहिर है कोई हमें फिर वो कॉन्ट्रैक्ट तो जितवा के नहीं दे रहे ना हमें, हाँ जाहिर है हम बस हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा था कस्टमर की, हमें मिल गई। ये तो नहीं ना कि हमें अगर ये हमने इनकट किए कॉस्ट तो हमारा सक्सेसफुल होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि आपके लिए एक्सपेंस है, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये एक चीज़ थी जो उसने कॉस्ट इनकट की थी। फिर एक आपने ये आ गई ट्रैवल कॉस्ट टू डिलीवर द प्रपोजल। है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई आप अपनी बिड लगाने जा रहे हैं किसी के पास भी, तो आप ट्रैवल करके जा रहे हैं। अब ये तो नहीं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल, आपकी बिड सक्सेसफुल हो जाए। कोई बांधा हुआ तो नहीं ना किसी चीज़ से कि भाई उसने बोला था कि भाई तुम आओगे वहाँ आके बिड लगाओगे तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हम सक्सेस कर देंगे। ये ऐसी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था ना, कोई ऐसी एग्रीमेंट तो नहीं था ना। जाहिर है कोई भी चीज़ कुछ भी हासिल करने के लिए आपको कुछ कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। तो एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए। हम ट्रैवल करके गए वहाँ पे बिड लगाने के लिए, सही, ये ख़त्म। ये तो नहीं कि हम ट्रैवल करके गए तो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही मिलेगा, नहीं।
एक है कमीशन टू सेल्स स्टाफ फॉर विनिंग द बिड। अच्छा, अब इसने क्या बोला है, कमीशन टू सेल्स स्टाफ फॉर विनिंग द बिड, फॉर विनिंग द बिड, फॉर विनिंग द बिड। हमने कोई सेल्स स्टाफ हायर किए हुए, ठीक है, हम उनको सैलरी दे रहे हैं, वो उनको अपने काम के लिए दे रहे हैं। अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल नहीं होता तो ये तो नहीं है कि उनको सैलरी नहीं मिलेगी, वो तो उनको मिल ही रही है। इन्होंने क्या बोला, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें जीत के दे दे तो उनको कमीशन मिलेगा। तो एक हमारी एक एडिशनल कॉस्ट है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हम उस सेल्स स्टाफ को कमीशन देंगे। तो हमारे लिए एक ज़ाहिर है, अब वो कोशिश करेंगे ना, सेल्स स्टाफ हमें जितवाने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसी बिड दे, कोई हमने ऐसी ऑफर दे कि हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो अब कॉन्ट्रैक्ट अगर मिल गया तो हमें उस सेल्स स्टाफ को कमीशन देना पड़ेगा। तो हमारे लिए एक एडिशनल कॉस्ट है, एक हमारे लिए एक एडिशनल एक्सपेंस उस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को हासिल करने के लिए। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में ये बात पढ़ी थी कि कोई भी ऐसी कॉस्ट जो हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए इनकर्ड हो, तो ऐसी कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे। तो इन तीनों में से जो कॉस्ट कैपिटलाइज होगी वो होगी 15,000, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कॉस्ट है सेल्स स्टाफ को। अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो ये जब ही पे होगी 15,000। अब जाहिर है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल हो गया तो जाहिर है हम उससे रेवेन्यू कमाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट से। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, एंटिटी एक्सपेक्ट करेगी जो हमने 15,000 रुपये दिए, वो उस कॉन्ट्रैक्ट से हमें इतना बेनिफिट होगा कि हम ये 15,000 ये भी कमा लेंगे, ये रिकवर कर लेंगे, मजीद भी जाहिर है बेनिफिट रेवेन्यू उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट से हासिल करेंगे। तो अब आप इसके अंदर बता देंगे कि भाई ये फीस है, ये जो दो चीज़ें, ये तो हम कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते या ना करते हमें ये कॉस्ट इनकर्ड करनी थी, तो ये एक्सपेंस आउट होगी। क्योंकि हमारा सक्सेसफुल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें एक एक्सटर्नल एक्सपेंस, एक एक्सटर्नल पैसे उनको सेल्स स्टाफ को देने पड़ेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, इसलिए ये हमारी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। तो यहाँ तक जो आपकी चीज़ें थी IFRS 15 की, यहाँ पे हमारी ख़त्म होती हैं। अच्छा, अगर आप लोग बुक पढ़ रहे हैं, मैं रेकमेंड करता हूँ, खैर मैंने तो बुक से जितनी चीज़ें थी मैक्सिमम कवर करा दी हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप खुद पढ़ सकते हैं, डिस्क्लोजर इतने होते नहीं हैं, लेकिन एक मतलब आपको नॉलेज के लिए कुछ अगर आपको पढ़ना है तो बुक के अंदर आपको दिए भी होते हैं डिस्क्लोजर, वो पढ़ लें। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है IFRS 15 का, उसका दी एंड होता है। मैंने आपको साथ साथ स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए ताकि आपको ये टॉपिक कवर हो जाए एक तरीके से, और आपको मज़ीद कुछ पढ़ने की या रटने की कोई चीज़ें ज़रूरत ना पड़े। आप इसको वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपकी कोई चीज़, कुछ कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर ना हो रहे हो तो वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है।